आज हम आपको करवाने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास पर कुछ सिलेक्टेड टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस। थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक एनुलर डिस्क है, मतलब एक सर्कुलर डिस्क के अंदर से अगर आप एक छोटी सर्कुलर डिस्क काट के निकाल दो तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है उसको एनुलर डिस्क बोलते हैं। अब इस एनुलर डिस्क का एक सेक्टर है, ये रहा एक सेक्टर, तो इसको काट के हम बाहर निकालेंगे। पतली शीट का बना हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट पतली शीट का बना हुआ, इसकी अंदर वाली सर्कुलर एज की रेडियस है a और बाहर वाली सर्कुलर एज की रेडियस है b। ये अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। सो वी हैव टू फाइंड वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शीट ऑफ दिस सेक्टर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी है उसका आपको डिस्टेंस बताना है। जो अंदर वाली सर्कुलर एज है उससे इसका डिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक पतले यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ एक सर्कुलर आर्क है और उसको हमने इस तरीके से रखा है कि उसका सेंटर ओरिजिन पर है, उसका एक एंड एक्स एक्सिस पर है, दूसरा एंड जहाँ पर भी हो इसकी रेडियस है r और ये अपने सेंटर पर एंगल बना रहा है थीटा। तो इस सर्कुलर आर्क का हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। जब वो सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा तब फिर हम इसको कर सकेंगे। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, मान लेते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। अब इसमें एक एलिमेंट लो, ये लिया हमने एक एलिमेंट, ये एलिमेंट अपने सेंटर पर अगर एंगल डी अल्फ़ा बनाता है तो फिर इसकी लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी अल्फ़ा। तो फिर इसका मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, ये एंगल हम मान लेते हैं, सपोज दैट ये अल्फ़ा है, इसका मतलब ये बन जाएगा आर साइन अल्फ़ा एंड दिस इज आर कॉस अल्फ़ा। तो इस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास ये कहाँ पर आ गया, आर कॉस अल्फ़ा कॉमा आर साइन अल्फ़ा पर। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है आर्क का। आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ मास अप्रॉक्सीमेटली कुछ यहाँ कहीं पर होगा, तो हमें YCM भी फाइंड करना पड़ेगा और XCM भी फाइंड करना पड़ेगा। XCM में हम इस्तेमाल करेंगे x का, YCM में हम इस्तेमाल करेंगे y का, और ये रहा dm। तो अपना फार्मूला लगाते हैं हम। x को हम रख देते हैं आर कॉस अल्फा, लैम्डा और r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आकर के कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, ज़ीरो से लेकर ये अल्फ़ा यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आएगा अल्फ़ा 0 और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, थीटा तक। तो ये हमको मिल गया आर साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो आ गया XCM। ओके, नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज YCM।
y का हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं r sin अल्फा। r बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस अल्फा, और ये 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा अल्फा। ये आ गया YCM और ये रहा XCM। सो दिस इज अवर रिजल्ट। इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास है XCM YCM, ये XCM है और ये YCM है। ठीक है, ये मिल जाने के बाद अब हम अपने उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि हमने इसकी ज्योमेट्री क्या ले रखी है, एक एंड एक्स एक्सिस पर है और इसका अपना सेंटर ओरिजिन पर है, और तब हम बोल रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी है उसका ये XCM इतना है और ये YCM इतना है। तो ये रहा हमारा एनुलर डिस्क का एक सेक्टर, और इसका हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। इसकी अंदर वाली सर्कुलर एज की रेडियस है a, मतलब कि दिस इज a एंड दिस इज b। बाकी ये एंगल गिवन है, जो भी हो, मे बी सपोज दैट दिस इज थीटा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ये लिया हमने एक एलिमेंट सर्कुलर आर्क की फॉर्म में, जस्ट लाइक ए थिन वायर, एक वायर जिसको सर्किल की फॉर्म में घुमा दिया गया हो, बेंड कर दिया गया हो। तो ये सर्कुलर आर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने बात करी थी। तो सबसे पहले हमें इसका मास फाइंड करना पड़ेगा। देखो इसकी जो रेडियस है, ये डिस्टेंस हमने x ली है तो इसकी रेडियस हो गई x, और इसकी ये विड्थ हमने ले रखी है dx। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है और रेडियस x है, बल्कि एक काम हम ये भी कर सकते हैं, हाँ x असल में हमें कुछ और वेरिएबल लेना रहता है। अभी आगे जब हम अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसमें x हमें कुछ और लेना है। तो हम एक काम करते हैं, ये है r और ये है dr, मतलब कि इसकी रेडियस है r और ये इसकी विड्थ है dr। अब ज़रा सोचो कि इसकी रेडियस अगर r है और इसका ये एंगल है थीटा, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, r इंटू थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से। तो लेंथ हो जाएगी r थीटा, और इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो इसकी विड्थ से, तो ये हो गया इसका एरिया। लेट अस एज्यूम दैट द मास पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, एलिमेंट का एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, ये हो गया एलिमेंट का मास। हमने एलिमेंट ले लिया, उसका मास dm फाइंड कर लिया। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें फाइंड करना है कि इस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। और देखो ये अभी हम आपको बता चुके हैं, ये जो सर्कुलर आर्क है इसका अपना जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। बस हमें कैपिटल R को कितना लिखना होगा, स्मॉल r। इसका अपना सेंटर ऑफ मास अगर ये यहाँ पर है तो ये है y और ये है x,
मतलब कि x क्या चीज़ है, ये रहा x और वो रहा y। इसकी रेडियस है स्मॉल r और ये जो y है y बन जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, हमने एलिमेंट लिया, उसका मास फाइंड किया, उसका अपना सेंटर ऑफ मास x, y क्या है वो हमें मिल चुका है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो सेक्टर है इस टाइप का, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, तो हमें YCM भी फाइंड करना पड़ेगा और XCM भी फाइंड करना पड़ेगा। तो XCM बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये देखो, ये जो x है, x को हम ये रख रहे हैं और ये रहा dm, तो dm का ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे दोनों जगह। अब ये जो थीटा है ना, थीटा कोई वेरिएबल नहीं है, थीटा फिक्स्ड एंगल है। थीटा ये पूरा एंगल है जो कि इस टाइप के सभी एलिमेंट्स के लिए, सर्कुलर आर्क एलिमेंट्स के लिए, सबके लिए सेम होगा। तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और ये कैंसिल। सिग्मा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और कैंसिल। इनफैक्ट थीटा अगर कांस्टेंट है तो साइन थीटा और थीटा ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकालो इनको। आर ये हो गया आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, आर का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब बताओ स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा। ये जो हमने आर के एलिमेंट लिया था, ऐसा आर के एलिमेंट सबसे पहला यहाँ पर होगा, उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू होगी a, और लास्ट एलिमेंट जो यहाँ पर होगा उसके लिए रेडियस की वैल्यू बनेगी b। तो स्मॉल आर इज चेंजिंग फ्रॉम a अप टू b, फ्रॉम a अप टू b। ठीक है, ओके। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 लिमिट रख देंगे, ये आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट रख देंगे। तो ये रिजल्ट देखो हमारा आ रहा है ये रिजल्ट आ गया 2/3 साइन थीटा अपॉन थीटा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम चाहें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी माइनस ए फैक्टर ऊपर नीचे निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमें मिल गया XCM। अब हम फाइंड करते हैं YCM। YCM के लिए हमें इस Y की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो फिर से ये वही सेम इंटीग्रेशन बन रहा है, A से B तक और A से B तक बिल्कुल सेम आएगा, बस ये जो टर्म यहाँ पर है ना ये चेंज हो गया। तो ये मिल गया हमको YCM। XCM मिल गया, YCM मिल गया। सेंटर ऑफ मास की हमें लोकेशन तो मिल गई, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था वो ज़रा सोचो। हमसे असल में ये पूछा गया था कि ये जो सेक्टर है इसका सेंटर ऑफ मास छोटी सर्कुलर एज से कितना डिस्टेंस पर है, ये पूछा गया था। अभी देखो इसका आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने सेक्टर को इस तरीके से रखा था, सेंटर ऑफ मास इसका जहां पर भी है, क्या हमें उसका YCM पता है? पता चल चुका है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और हमें उसका ये XCM भी पता है, XCM पता है, YCM पता है। तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब आप एक सिंपल सा काम ये करो कि इस डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद उसमें से ये इतना निकाल दो। ये क्या चीज़ है? A। सो इस डिस्टेंस में से A सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। और सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बीच की जो लाइन है, इस पूरे के जो बिल्कुल बीच की लाइन होगी ना, वहाँ पर कहीं पर पड़ेगा। एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक पतली सी शीट से हमने एक इस टाइप का, उसको इस शेप में हमने काट लिया। एक पतली सी शीट है, उसको हमने इस शेप में काट लिया। उसकी जो स्ट्रेट एज है वो एक्स एक्सिस पर है, और ये जो कर्व्ड एज है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन के एक्स। एक्स है मीटर में, ए है मीटर में, y है मीटर में, और k होना चाहिए पर मीटर में, ताकि पर मीटर और मीटर ये रेडियन बन सके, डायमेंशनलेस बन सके। एनीवे, सो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो आपको बताना है कि इस शीट से बनी हुई पतली यूनिफॉर्म शीट से बनी हुई इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ रही है, क्योंकि ये ग्राफ, ये फंक्शन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये बिल्कुल बीच से हमने लाइन बनाई, ये वैल्यू कितनी होगी, π/2 नहीं होगी, π/2k होगी, क्योंकि अगर साइन x होता ना तब ये पाई बनता, ये साइन kx है तो ये π/k बनेगा, तो ये वैल्यू x की बनेगी π/k का हाफ। तो ये जो लाइन है x इक्वल टू π/2k, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, जैसा राइट में आधा वैसी लेफ्ट में आधा। तो ये तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं पर पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक्सियम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियम तो हमने डायरेक्ट बता दिया, एक्सियम तो इतना होगा, ठीक है। बाकी हमें क्या फाइंड करना होगा, वाईसीएम। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली, एक स्ट्रिप एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया स्ट्रेट पतली सी स्ट्रिप की फॉर्म में, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, इसकी विड्थ है dx, और इसकी जो लेंथ है मतलब हाइट यू कैन से दैट इज y। तो इसका एरिया हम कितना लिख सकते हैं, y इंटू डी एक्स। और दूसरी बात, क्योंकि हमें यह कर्व का इक्वेशन दिया है, तो फॉर एनी x वी कैन फाइंड व्हाट इज दिस y। तो ये y की वैल्यू कितनी बनेगी, a साइन के एक्स। तो इसका एरिया अगर हमने फाइंड कर लिया, अब ये पतली शीट यूनिफॉर्म है, तो इसका मास पर यूनिट एरिया हम मान लेते हैं लैम्डा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मास एलिमेंट का हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ द एलिमेंट। ये हमें डीएम मिल गया। एलिमेंट हमने लिया, उसका मास फाइंड कर लिया। अगला स्टेप होता है इस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो फाइंड करो। अब चूंकि ये एकदम एक पतली सी रॉड के जैसा है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x, y/2, x, y/2। मतलब जिसको हम अपने फार्मूले में y इस्तेमाल करते हैं, वो y हमें कितना लेना होगा, y/2। सो वी हैव टू फाइंड YCM। इसको एक काम करते हैं हम, इसको हम L कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो L है, ये रहा L, तो ये हो जाएगा L/2। मतलब जिसको हम x, y लेते हैं जनरल थ्योरी में जो लिखते हैं, वो y की वैल्यू यहाँ पर L/2 है। और L की जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फंक्शन इक्वेशन, सो दैट इज a sin kx। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पर रखो, सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज L/2। dm का वैल्यू रखो,
ये एल कोई कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। एल का वैल्यू लिखा हुआ है ए साइन के एक्स। ये देखो लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आप चाहो तो कर सकते हो अपने आप, a/2 बाहर आ गया, साइन के एक्स ये हो गया साइन स्क्वायर के एक्स। इसको हम बदल के लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2। फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है, ओनली दिस साइन के एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है और आप समझ सकते हैं कि x की जो वैल्यू चेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाई के तक। सो 0 से लेकर पाई बाई के एंड 0 से लेकर पाई बाई के। आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वायर है, उसको हमने बेंड करके XY प्लेन में रखा है और ऐसे रखा है कि उससे जो कर्व बना वो एक पैराबोला है और इस पैराबोला का इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, ये है y = kx², राइट। अब ये k हमें ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा डायमेंशनली, ताकि डायमेंशन की कोई गड़बड़ ना हो। अगर k ना होता और ये x² होता और ये y, तो वो मीटर स्क्वायर और ये बनता मीटर, है ना, तो ठीक नहीं रहता। तो k की वैल्यू हम आपको देते हैं, ये है 1 पर मीटर। मतलब k का इस्तेमाल केवल डायमेंशंस को एडजस्ट करने के लिए हो रहा और कोई बात नहीं है। मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर बन जाएगा और ये भी मीटर है। बाकी k की वैल्यू आपको 1 लेना है जहाँ भी लोगे। अब ये जो वायर को मोड़ करके इस तरीके से रखा है, इसका एक एंड है ओरिजिन पर और दूसरा एंड, अब चाहे तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बता दें या सीधा सीधा सिर्फ इतना बता दें कि ये a,0 तक जाता है, x = a तक। तो इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो आपको बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, चाहो तो ट्राई कर लेना, पहले वीडियो को रोक करके अपने आप ट्राई कर लेना। देखो इसको हम ऐसे करेंगे कि इसमें हमने एक एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट है ना एक लेंथ एलिमेंट है, इसकी लेंथ काफ़ी कम है, लेंथ है ये मान लो dl, और ये एलिमेंट जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन पर इसका x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है मान लो थीटा। ये इनफैक्ट ये जो थीटा होगा ना फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ये थीटा लगातार चेंज होगा। इस एलिमेंट की लोकेशन पर जो थीटा है उसका अगर हम टेंजेंट फाइंड करें, tan थीटा, तो ये tan थीटा क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप, मतलब कि ये हो जाएगा dy/dx। व्हाट इज dy/dx? ये tan थीटा में मिल गया। हमें ज़रूरत पड़ने वाली है sin थीटा और cos थीटा की। अगर tan थीटा ये है, चलो हम आसानी के लिए यहीं पर k की वैल्यू को 1 कर देते हैं। अगर tan थीटा है इतना 2x, तो फिर बताओ sin थीटा क्या बनेगा, तो ये बन गया sin थीटा और ये बन गया cos थीटा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। मान लेते हैं कि इसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। तो बताओ इस एलिमेंट का मास क्या बनेगा, लैम्डा इंटू dl, वेरी सिंपल है ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ये बन जाएगा। अब इसके हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं इस एलिमेंट का। इसका ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका x कोऑर्डिनेट है। सपोज दैट दिस इज x एंड दिस इज y, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास हो गया x, y। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस एक्सियम, लेट अस अप्लाई अवर फॉर्मूला। x तो x है और dm का क्या करा जाए, dm है लैम्डा इंटू dl। लैम्डा कांस्टेंट है। प्रॉब्लम क्या फंस गई, प्रॉब्लम ये फंस गई कि नीचे में ना तो हमें dl का इंटीग्रेशन पता है, वैसे dl का इंटीग्रेशन l के बराबर तो होगा,
लेकिन वो जो एल है ना वो टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ तुम्हें इस वायर की नहीं पता है, इस वायर की टोटल लेंथ तुम्हें नहीं पता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से, मतलब ये इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, इसका यही मतलब है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर x का इंटीग्रेशन dl के रेस्पेक्ट में l के रेस्पेक्ट में हम कर नहीं सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। dl को हम कन्वर्ट करेंगे x के dx के टर्म्स में कन्वर्ट करो, dx के टर्म्स में, ताकि x का फंक्शन रहे साथ में dx रहे और इंटीग्रेट हो सके। बाकी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे dx में। उसका तरीका ये है, देखो ये जो dl है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा dx और एक बनेगा dy। बताओ dx को हम क्या लिखेंगे, dl cos थीटा, और dy को लिख सकते हैं dl sin थीटा। अब इससे हम dl को dx में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और dy में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। dx में कन्वर्ट करने की ज़रूरत xcm के केस में आएगी, dy में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ycm के केस में आएगी। तो चलो dl को हम कन्वर्ट कर रहे हैं dx में, dl को हम लिख सकते हैं dx अपॉन cos थीटा, x अपनी जगह पर है, dl को हमने लिख दिया dx अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी दिस इज dx अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब ये cos थीटा का जो फंक्शन है x का फंक्शन, वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 1 अपॉन cos थीटा ये बन गया, इधर ये बन गया। 4 को ज़रा बाहर निकाल लो, ऊपर नीचे रूट के बाहर 2 और 2 बन के निकलेगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1/4 बनेगा ये है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर नीचे हमें दो इंटीग्रेशन करना है, दोनों इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बदलने वाली है। फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स इट विल चेंज फ्रॉम 0 टू a। तो लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से a तक हम रख देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलो इस प्रॉब्लम को ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो डायरेक्ट है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ये होता है x अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो a है, व्हाट इज दिस a इन दिस केस, देखो मैच कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पर तो हम यह फार्मूला लगाने वाले हैं। बाकी न्यूमरेटर का क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करने के लिए ये जो टर्म है रूट के अंदर वाला, इसको या तो z मान लो या फिर z स्क्वायर मान लो। तो चलो हमने इसको z स्क्वायर मान लिया, इससे हमें मिलेगा x dx इक्वल टू z dz। ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए है, तो x इंटू dx ये हो गया z dz, और ये पूरा z स्क्वायर है उसका रूट, तो ये बन गया z, और x dx हो गया z dz। बाकी डिनोमिनेटर में हम वो पूरा एक्सप्रेशन अभी लिख देंगे डायरेक्ट। तो देखो ये हमको मिल रहा है z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में, ओके परफेक्ट। तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो गया z³ / 3, और इसमें फिर हमें लिमिट रखना होगी। तो ज़रा हम कन्वर्ट कर लेते हैं z को वापस, z को जो हमने एज्यूम किया था, इसका मतलब ये बना 1/3 और z का क्यूब, तो x स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 3/2 ये आ गया। फिर इसमें हम x की लिमिट्स रखेंगे 0 से a तक,
लिमिट रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लो, सिंपल सा लिमिट रख के आंसर जो आना है सो आ जाएगा। पहले a रखोगे तो जो बनना है सो बन रहा है, बाकी जब x को 0 रखोगे तो 1/4 की पावर 3/2 दैट इज़ 1/2 की पावर 3 दैट इज़ 1/8। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है इसका अगर हम ये टर्म यहाँ पर लिखें, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a² 2, सो दिस इज़ 1/4/2, 1/8 हो गया। लॉग के अंदर मॉड के साथ ये बन गया, ठीक है। फिर इसमें हमें लिमिट्स रखना होंगी 0 से a। जब 0 से a रखोगे तो 0 से a ये तो टर्म जो बनना है सो बनेगा, बाकी इसका क्या होगा 1/8 log ऑफ समथिंग माइनस log ऑफ समथिंग, उसका फॉर्मूला लगाओगे log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a अपॉन b, ठीक है। तो आगे आप कर सकते हैं, ये आंसर हमारा आ चुका है। ये हमने एक्सीएम फाइंड किया। कुछ इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे YCM। देखो ये साइन थीटा अभी तक लिखा हुआ है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। सो YCM कितना बनेगा, YDM का इंटीग्रेशन अपॉन DM का इंटीग्रेशन। और Y कितना था, Y तो Y था, और DM कितना था, DM था लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा तो कैंसिल, और DL को इंटीग्रेट करने के लिए कन्वर्ट करेंगे हम। तो हम आपको बताए थे, इक्वेशन लिखे थे हम, DL साइन थीटा ये था dy के बराबर। तो DL को हम dy में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन से, DL को लिखेंगे dy अपॉन साइन थीटा। y अपनी जगह पर है, DL आ गया dy अपॉन साइन थीटा। ये जो अपॉन साइन थीटा ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट। DL इज dy अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा नीचे में, इसको भी सीधा करके लिख देते हैं। ये लो, एक गड़बड़ हो गई, साइन थीटा है x के रेस्पेक्ट में, हाँ ये तो परफेक्ट है, साइन थीटा x के रेस्पेक्ट में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर ये हमको ना dy मिल गया, तो चलो हम dy को कन्वर्ट करते हैं dx में। देखो y क्या चीज़ है, kx², तो बताओ dy अपॉन dx क्या बनेगा, 2kx। तो इससे हम dy को कन्वर्ट कर सकते हैं dx में। ये लो कन्वर्ट कर लिया, तो वो यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सको। और ये जो y है ना, ये भी नहीं यहाँ पर रहना चाहिए, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, y को हमने लिखा kx² और dy को हमने लिखा 2kx, और नीचे में ये 2x है और ये रूट 1 + 4x², ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और नीचे में है ये, देखो डिनोमिनेटर वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर भी dy है, ओके, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dy को हमने लिख दिया 2kx dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये तो x और x कैंसिल हो गया, और ये वही चीज़ है जो अभी हम थोड़ी देर पहले तुमको बताए थे। इनफैक्ट ये 2 भी कैंसिल हुआ, और k की वैल्यू तो वैसे भी तुम्हें 1 रखना है, तो इसमें तो डायरेक्ट वही फार्मूला लग जाएगा जो पिछले केस में डिनोमिनेटर में हम लगाए थे फार्मूला। बाकी इसका क्या करें हम, ये देखो x ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, k की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये बेसिकली जो बन रहा है k की वैल्यू ये भी 1 आ जाएगी। तो ये न्यूमरेटर में बन रहा है x² रूट 1 + 4x²। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन का एक जनरल मेथड होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक हो और बाहर में भी एक क्वाड्रेटिक हो, उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो उसका अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक पतली शीट से हमने एक इस टाइप का सेक्शन काट करके बनाया, लाइक दिस। पतली शीट से बना हुआ एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ये गिवन है, इस कर्व का इक्वेशन है y = kx², वेयर द वैल्यू ऑफ k इज 1 पर मीटर, और इसको ऊपर बंद किया गया है एट y = b, y = b जो लाइन है
वहाँ पर इसको बंद किया गया। तो ये एक क्लोज्ड फिगर है, आप कह सकते हैं ये फिगर है, और यूनिफॉर्म पेंटिंग से पेंट करके बनाया गया है, या एक पतली शीट से इस टाइप का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो एक बात ये समझो कि सिमेट्री से ये बात समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही कहीं पर होगा। सो वी डोंट हैव टू फाइंड एक्सियम, वी हैव टू फाइंड जस्ट वाई सी एम। उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके का एक एलिमेंट लेंगे। ये है एक पतला सा स्ट्रिप एलिमेंट जिसकी अपनी कुछ लेंथ होगी। मान लो कि ये जो हाइट है ये है y, और इसकी जो विड्थ है वो है dy। अब सोचो कि अगर ये y है तो सोचो कि ये x कितना होगा। y और x में रिलेशन है ना, फॉर दिस कर्व, फॉर दिस पॉइंट अगर x इतना है तो y इतना है, और y और x में ये रिलेशन है। क्या की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो x हमको मिल रहा है रूट y के बराबर, प्लस माइनस रूट y, प्लस रूट y इधर और माइनस रूट y इधर। तो अगर ये x का वैल्यू है तो इस स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा 2x। तो लेंथ है 2x, उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करो, इसका एरिया मिल जाएगा। ये इसका एरिया हो गया। और मान लेते हैं कि इस शीट का मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब हम अपना फार्मूला लगा देते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ये जो एलिमेंट है इट इज़ लाइक ए रॉड, इट इज़ लाइक ए स्ट्रेट वायर। इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके अपने मिड पॉइंट पर। ये रहा मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, y। तो वाई सी एम हम लिखेंगे y की वैल्यू y है, और dm, ये dm को हम लिखेंगे, देखो एरिया हमको मिल चुका है, इससे हम dm लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ द एलिमेंट। सो dm की वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आकर के ख़त्म हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन हमें नीचे में भी करना है, ऊपर में भी करना है। देखो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर हमें x नहीं चाहिए, या तो x को y में कन्वर्ट कर लो या y को x में कन्वर्ट कर लो। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू 2x dx। तो dy को हम बदल रहे हैं, और ये जो y है इसको भी बदलेंगे। y को हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और x अपनी जगह पर है। dy को हमने लिखा 2x dx। ये x है और dy है। ठीक है, अब देखो ये सिंपल से x और x के इंटीग्रेशंस बन गए, और x के ही रेस्पेक्ट में है भी, इनको इंटीग्रेट भी करना है, तो लिमिट भी हमें x की रखना पड़ेगी। अब ज़रा सोचो कि y की वैल्यू अगर 0 से b तक जा रही है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जहाँ पर y का वैल्यू ये b हो गया, वहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट y इक्वल टू b, तो x कितना हो गया रूट b। केवल एक साइड में आप देख लो, क्योंकि स्ट्रिप तो पूरी हम ले ही चुके हैं, इधर वाला साइड अपने आप कवर हो जाएगा। तो x विल चेंज फ्रॉम 0 टू रूट b, 0 से रूट b। अगर आपको x को लेकर के, लिमिट को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके y की लिमिट रख सकते हैं 0 से b तक। और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए y को हम y रहने देंगे, x को हम लिखेंगे रूट y, और ये dy रहेगा। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली x को रूट y लिखेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड YCM। अब आपको बताते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रही है, इनफैक्ट वो आपको पता रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका और बहुत से क्वेश्चंस में बड़ा अच्छा एप्लीकेशंस होते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस की बनी हुई, यूनिफॉर्म मटेरियल डेंसिटी की, यूनिफॉर्म थिकनेस की, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट। बाकी इसकी फिर साइड लेंथ जो भी हों, ये A है और ये B है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब हम इसको किसी भी तरीके से XY प्लेन में रख सकते हैं और हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
हम चाहें तो इसको ऐसे रख दें, या हम एक्स वाई प्लेन में इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर हम एक्स वाई प्लेन में इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, हमारी चॉइस है, जैसे चाहें वैसे रखें। किसी किसी केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, किसी में आसान हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगुलर प्लेट को हम एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से लाके रखेंगे। इसके इस ऐसे रखने से हमारे लिए इस लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, ये साइड लेंथ कुछ है, मे बी ए, और ये साइड लेंथ है सपोज दैट बी। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इधर ए ले रहे हो, इधर बी, या फिर इधर बी और इधर ए, डजंट मैटर। अब इसका एक एज तो हमने एक्स एक्सिस पर रख दिया, इसका एक वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पर। तो अब हमें फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। आप अंदाज लगा सकते हो, सेंटर ऑफ मास अप्रॉक्सीमेटली कुछ यहाँ पर होगा। तो हमें एक्स सी एम भी फाइंड करना है और वाई सी एम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये एलिमेंट हम लेंगे एक स्ट्रिप की फॉर्म में। ये लिया हमने एक पतला सा स्ट्रिप एलिमेंट, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है मान लो x, और इसका अपना जो विड्थ है, ये विड्थ दैट इज dx। अब हमें इसकी ये लेंथ चाहिए, इसकी ये हाइट चाहिए। मान लो कि ये y है, लेकिन y हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सपोज दैट ये d है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा। वैसे तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, आप समझ सकते हो, ये a है, ये b है, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, a अपॉन बी, और ये ओरिजिन से पार हो रही है, तो ये हमने इसका इक्वेशन लिख दिया। ये स्लोप है a अपॉन बी इंटू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। चाहे तो ऐसे इक्वेशन लिख लो, या फिर इस थीटा का इस्तेमाल कर लो। यू कैन राइट tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस एंड दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जब दोनों tan थीटा को इक्वल करोगे तो उससे भी y आ जाएगा। चलो हम इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब x का वैल्यू x है, सो लेट अस सी इस y का वैल्यू मतलब d का वैल्यू क्या होगा। तो d का वैल्यू x की वैल्यू x रख दो, है ना, तो ये d की वैल्यू आ गई। तो इस स्ट्रिप की जो हाइट है, मतलब जो लेंथ है, वो हमें इतनी मिल रही है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ इंटू इसकी वेट, ये इसका एरिया हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास पर यूनिट एरिया से, उससे हमें dm मिल जाएगा। तो इसका मास पर यूनिट एरिया हम मान लेते हैं सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का मास हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब एलिमेंट ले लिया, उसका मास भी फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि इस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो ये एक पतली सी रॉड के जैसा है, और यूनिफॉर्म पतली सी रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो ये जो मिड पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा x कॉमा इस d का आधा। तो दिस इज x कॉमा, और d का अगर हम आधा करेंगे ये बन गया। तो हम जिसको x कॉमा y बोलते हैं वो x कॉमा y ये रहा। ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू x है और y की वैल्यू हमें अपने फॉर्मूले में ये रखना है ax अपॉन 2b। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। xcm बनेगा x dm डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। ओके, x तो x रहेगा और dm ये लिखा हुआ है, और हमें इस dm का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि टोटल मास तो हमें पता नहीं है। सिग्मा कांस्टेंट बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन बी कांस्टेंट बाहर आके कैंसिल। अब ऊपर और नीचे जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में है। और बताओ x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। आंसर इज 0 से लेकर b तक। तो 0 से लेकर b तक, 0 से लेकर b तक। ये है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन बनेगा x क्यूब बाई 3, लिमिट रख देते हैं b क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि लिमिट रखने के बाद b स्क्वायर बाई 2। तो ये हमें मिल गया 2b अपॉन 3, 2b अपॉन 3। अच्छा, YCM अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमें a अपॉन 3 मिलने वाला है। देखो कैसे, ये y की वैल्यू हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज YCM। हालांकि इसी रिजल्ट को यूज़ करके हम
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो लॉजिक आपकी समझ में नहीं आए तो इंटीग्रेट करके निकाल लो। तो YCM बनेगा, ठीक है। अब y का ये वैल्यू रख दो AX/2b और dm का वैल्यू है ये, और ये गया सिग्मा, ये गया A/b। बाकी लिमिट देखो, हमें y की लिमिट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन तो x के ही रेस्पेक्ट में है, तो ठीक है x की ही लिमिट हम इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर b तक। आंसर आएगा इसमें a/3। ऊपर में देखो A/2b ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x³/3 लिमिट रखने के बाद b³/3, डिनोमिनेटर में x का इंटीग्रेशन x²/2, ये b कैंसिल, ये 2 कैंसिल, देखो कितना ये कितना आ गया A/3। अब ये A/3 और ये जो आया था 2b/3, इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको समझो और ये आपको याद रखना है। देखो ये हमने ट्रायंगुलर प्लेट ली है जिसकी ये डायमेंशन हमने ली है a और ये डायमेंशन हमने ली है b। इट्स ए राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट। अब हमने यहाँ पर ओरिजिन लिया था, ये x लिया था, ये ऊपर में y था, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी है हमने ये कैलकुलेट किया कि इसका सेंटर ऑफ मास का जो XCM था वो कितना आ रहा था 2 सेकेंड, ये A है ये B है, ये आ रहा था 2b/3। और जो YCM हमने कैलकुलेट किया, ये YCM, तो YCM हमको मिल रहा है A/3। अब देख लो ध्यान से, असल में ये दोनों रिजल्ट एक ही हैं, एक जैसे रिजल्ट्स हैं। मतलब क्या है, देखो अगर ये A/3 है, अगर ये A/3 है तो ये भी A/3 है, तो बताओ ये कितना हुआ 2A/3। इसी तरीके से अगर ये 2b/3 है तो ये कितना हुआ, ये हो गया b-2b/3, मतलब कि b/3। अब देखो ध्यान से यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हम एक जनरल चीज़ बताएंगे, वो आपको याद रखना है और बहुत से क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल होता है। हो ये रहा है कि इसका जो राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यहाँ पर उस वर्टेक्स के हिसाब से देखा जाए, देखो ये साइड कितनी है b, तो सेंटर ऑफ मास इस साइड में कितना शिफ्टेड है, कितना इस साइड के अलोंग कितना डिस्टेंस पर है b/3 पर, और ये साइड की लेंथ कितनी है a, तो इस तरफ सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, आंसर इज A/3। यानी कि जो भी साइड होगी ना उसका 1/3 आपको कर देना है, तब आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे ये हम एक ट्रायंगुलर प्लेट लें सपोज दैट, और इसमें हम बोलें कि ये साइड लेंथ A है और ये साइड लेंथ B है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास A के अलोंग, इसके लिए ये जो डिस्टेंस बनेगी ये होगी A/3, और B के अलोंग इसकी जो इस तरफ डिस्टेंस बनेगी फ्रॉम दिस वर्टेक्स, ये हो जाएगी B/3। बस ये आपको याद रखना है। और ऑब्वियसली अगर ये A/3 है तो ये 2A/3 है, ये B/3 है तो ये 2B/3 है। और अगर आपको इसका इससे और इससे डिस्टेंस पता है तो चाहो तो हाइपोटेन्यूस से भी डिस्टेंस फाइंड हम कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब देखो इसको हम कैसे इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं अभी हमने क्या करा, दो सेम डायमेंशंस की राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट्स को आपस में डायगोनल के अलोंग अटैच करके, चिपका करके, जोड़ करके एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना दी। चलो आपकी आसानी के लिए हम उस प्लेट को ऐसे रख देते हैं, एक ये ट्रायंगुलर प्लेट दी और दूसरी ये ट्रायंगुलर प्लेट है, और ये डायगोनल के अलोंग इनको आपस में हमने चिपका दिया।
अब क्या है कि ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है और इस वजह से इनके मासेस डिफरेंट हैं। चलो इसका मास है m और इसका मास है मान लो 2m या कुछ भी हो सकता है, 3m 4m कुछ भी हो सकता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट बनी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये आपको फाइंड करना है। गिवन है कि ये डायमेंशन, ये साइड लेंथ है 2a और ये साइड लेंथ है, या फिर अच्छा चलो वैसे हम a और b ले सकते हैं, हम सबको a के टर्म्स में ही ले लेते हैं। ये a है और ये 2a है। नाउ वी हैव टू फाइंड वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज एक्ससीएम वाईसीएम फॉर दिस रेक्टेंगुलर प्लेट। तो देखो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के दो पार्ट्स हैं ट्राइंगुलर दोनों, तो दोनों का मास पता है, दोनों को उनके अपने सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करके हम पार्टिकल का एक सिस्टम बनाएंगे। देखो ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास ये है 2a का 1/3, ये कितना बनेगा 2a/3, और इधर ये है a तो ये बनेगा a का 1/3 a/3, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम कंसंट्रेट करेंगे इसके मास को, मतलब m मास का एक पार्टिकल रखेंगे। और देखो ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास दिस इज 2a, सो दिस इज 2a/3 एंड दिस इज a, सो दिस इज a/3। अच्छा ठीक है, हमें असल में कुछ और चाहिए, तो ये कितना होगा, ये a है ना, तो a का 2/3 2a/3, और हमें ये चाहिए, हाँ तो ये टोटल 2a है और 2a का 2/3 कितना बनेगा 4a/3। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4a/3 और इसका y कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया 2a/3। तो दिस पॉइंट वी कैन राइट इट, और यहां पर हमें रखना है 2m मास के पार्टिकल को। तो एक हम रखेंगे m मास का पार्टिकल, यहाँ पर इस प्लेट के मास को कंसंट्रेट करेंगे 2a/3 और a/3 पर, और 2m मास के पार्टिकल को हम रखेंगे 4a/3 और 2a/3 इस पॉइंट पर, ठीक है। अब सिंपल है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास xcm, एंड m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 अगेन यू कैन फाइंड ycm। तो ये आप आगे कर सकते हैं इसको। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्राइंगुलर प्लेट है वो राइट एंगल्ड ना हो, फिर क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगुलर प्लेट है कुछ इस टाइप की, इसकी डायमेंशंस दी गई हैं, ये पूरी ट्राइंगुलर प्लेट है, इसकी ये डायमेंशन है a, ये डायमेंशन है 2a और ये डायमेंशन है, एक सेकेंड थोड़ा सा और बदल देते हैं इसको, ये डायमेंशन है 3a, ये डायमेंशन है a और ये डायमेंशन है 2a, ठीक है। दिस इज 2a, दिस इज a, दिस इज 3a। तो ये पूरी ट्रायंगुलर प्लेट है, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में ला करके रखा गया है। तो आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट तो है नहीं, लेकिन हमें अगर हम इसके दो पार्ट्स करें तो उन दोनों पार्ट को, वो दोनों पार्ट अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं और उनके सेंटर ऑफ मास हमें पता है। ये देखो इसका एक हिस्सा ये है, ये ऐसे एक हिस्सा बना सकते हैं और दूसरा पार्ट हम इसका ये बना सकते हैं, और ये दोनों अपने आप में राइट एंगल्ड हो जाएंगे। अब ये जो पार्ट है, कंसिडर दिस पार्ट, इट्स राइट एंगल्ड, इसकी ये डायमेंशन कितनी है 3a, तो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा अगर ये 3 है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी 3a का 1/3, मतलब कि a, और ये कितना है 2a, तो 2a का 1/3 ये हो जाएगा और 2a का 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2a का 2/3 ये हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं,
ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिर बचती है ये दूसरी ट्रायंगुलर प्लेट, इसमें ये कितना है a, तो a का 1/3 ये कितना बनेगा a/3, और अगेन 2a का 2/3 ये इतना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं, कुछ यहाँ पर रहेगा इसके लिए। हाँ, तो 2a का 2/3 तो फिर यही बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4a/3 कॉमा, ये नीचे में है नेगेटिव बनेगा, इसका 1/3 माइनस a/3। ठीक है, ये बन गया। ये थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ सकता है, एक और भी मेथड है शॉर्टकट, वो अभी आपको बताएंगे, रिजल्ट मैच करा के दिखा देंगे, उससे भी रिजल्ट सेम आता है। तो देखो हमें क्या करना है कि हमें इस पार्ट के मास को सेंटर ऑफ मास पे उसके कंसंट्रेट करना है और इसके अपने मास को यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, लेकिन मास तो हमें पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है। अब इसका जो भी एरिया है उसका जितने टाइम्स इसका एरिया होगा मास भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। अगर इसका एरिया इसका डबल है तो इसका मास इसके मास का डबल हो जाएगा। अब देखो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, राइट एंगल्ड है ना, तो हाफ इंटू 2a इंटू ए, दिस इज 2a एंड दिस इज a, तो ये एरिया कितना आ गया a²। और जो ऊपर में राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट है उसका एरिया कितना होगा, तो ये आ गया 3a²। तो ये एरिया इसका 3 टाइम्स है तो मास भी 3 टाइम्स होगा। तो इस प्लेट का मास अगर m है तो इसका मास 3m होगा। अब हमें क्या करना है, हमें m मास को कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट पर, और 3m मास को हमें कंसंट्रेट करना है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये दो पार्टिकल्स है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। सो यू कैन फाइंड xcm ycm। रिजल्ट अपने आप फाइंड करके देख लेना। अब एक तरीका और भी है, वो तरीका ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2a, -a, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2a, 3a। ठीक है, हमें इस प्लेट के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, और किसी भी यूनिफॉर्म थिकनेस की ट्रायंगुलर प्लेट का यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसके अपने सेंट्रॉइड पर, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसका हम सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये आ गया 4a/3, और ycm ये बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो कैलकुलेट करके देख लेना, जो ये रिजल्ट आ रहा है वही पिछला रिजल्ट जो पहले बताए थे जिस तरीके से, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। अब देखो एक चीज और समझो, ये जो सेंटर ऑफ मास बताया जा रहा है इस पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट है, राइट एंगल्ड है, चलो हम कहते हैं राइट एंगल्ड है ये, और इसकी ये डायमेंशंस बता दी गई हैं। अब बोला जाएगा कि इस वर्टेक्स को एक रस्सी से बांध करके एक छत से एक सीलिंग से लटका दिया गया, तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसकी ये एज या फिर ये एज या फिर ये एज हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी। अब वो चाहे ये प्लेट हो या कोई सेमी सर्कुलर डिस्क हो या कुछ भी हो, तो हर एक केस में आपको करना क्या है वो बताते हैं। करना ये है, देखो पहली बात तो ये कि ये प्लेट इस फॉर्म में तो रहेगी नहीं इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये जब भी होगी तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सस्पेंशन पॉइंट के ठीक नीचे पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं बल्कि कुछ ऐसे रहेगी, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये कुछ ऐसे रहेगी, ताकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इस सस्पेंशन पॉइंट के वर्टिकली नीचे आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब आप कर सकते हैं इसको इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका या फिर इसका वर्टिकल से एंगल कितना है वो हमें फाइंड करना है।
तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये डायमेंशंस दी गई हैं, ये a दिया गया है और ये 2a दिया गया है। अब देखो आपको पता क्या है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये टोटल कितनी है 2a, तो 2a का 1/3 है ना, ये डिस्टेंस कितनी है 2a का 1/3, दिस इज 2a/3। अच्छा ये डायमेंशन कितनी है, ये साइड कितनी है a, तो a का 1/3 तो ये होता है और a का 2/3 ये हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, ये 2a/3 हो गया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ tan थीटा कितना होगा, tan थीटा बनेगा दिस अपॉन दिस, और ये कितना है 2a/3 और ये भी है 2a/3। ये तो बहुत आसान सा बन गया, इसलिए बन गया आसान सा, इसलिए बन गया आसान सा क्योंकि डेटा कुछ ऐसा एडजस्ट हो गया, मैच हो गया कि दोनों इक्वल आ गए, तो हमें एक अच्छा सा आंसर मिल गया कि दिस एंगल इज 45 डिग्री। अदरवाइज और भी बहुत कुछ आ सकता था। इसी तरीके से अगर हमसे ये एंगल पूछा जाए तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो हमें ये एंगल पता है टोटल, है ना, tan ऑफ दिस एंगल दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि दैट इज 2a अपॉन a, दैट इज 2। तो ये जो टोटल एंगल है ना, ये बनेगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, उसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा ये तो हम ट्रायंगुलर प्लेट में समझाए। अब जरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क उसके एक वर्टेक्स से बांध करके रस्सी से उसको लटका दिया जाए तो उसका जो स्ट्रेट एज है डायमीटर के अलोंग, वो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो हमें फाइंड करना है। जैसे ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, और इसके इस पॉइंट पर, इस वर्टेक्स पर इसको हमने बांध करके रस्सी से ऐसे लटका दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर रिलीज करेंगे तो ये इस पोजीशन में रुक करके नहीं रह सकती है। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ऐसे घूम करके आएगी और सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास सस्पेंशन पॉइंट के ठीक नीचे आना चाहिए। तो ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास सस्पेंशन पॉइंट के ठीक नीचे। ओके, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए आपको ये वैल्यू याद होगी, सेंटर ऑफ मास इसके स्ट्रेट, ये बेस से इसके ये कितनी डिस्टेंस पर होता है 4r/3π, r इसकी रेडियस है, ये है 4r/3π और ये है इसकी रेडियस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। एंड वी हैव टू फाइंड दिस थीटा, ये जो स्ट्रेट एज है ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है वो फाइंड करना है। वो मिल गया तो हॉरिजॉन्टल से भी मिल ही जाएगा। सो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा बनेगा दिस अपॉन दिस। तो जो हमसे थीटा पूछा गया था आंसर ये है, ठीक है। अब देखो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, अपने आप करना। एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, दोनों को हमने इनके इस डायमीटर के अलोंग चिपका करके एक पूरी डिस्क बना दी। अब ये वाली जो सेमी सर्कुलर डिस्क थी, रेडियस तो दोनों की बराबर है, लेकिन इसका मास m है और इसका मास 2m है। फिर हम क्या करते हैं, इस कंपोजिट डिस्क को इस पॉइंट पर बांध करके एक रस्सी से एक सीलिंग से लटकाएंगे। तो इनका जो ये कॉमन डायामीटर है, ये वर्टिकल से इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कितना एंगल बनाएगा ये आपको फाइंड करना है। चाहो तो लिख लो, फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉमन डायामीटर ऑफ द टू सेमी सर्कुलर डिस्क फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपका अपना होमवर्क है, इसको अपने आप कर लेना। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म थिकनेस की, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की। इसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, रेडियस है मान लो r।
हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इस लाइन के अलाउंग कट करते हैं और इसके इतने हिस्से को गायब कर देते हैं, बचा रह जाता है इसका इतना सेगमेंट। ठीक है, अब इस सेगमेंट का, इस बचे हुए सेगमेंट का आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। रेडियस आर है, थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री बताई गई है क्वेश्चन में, वो ऐसे कि आपको बोला गया है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 60 डिग्री। फिगर पर मत जाइए, फिगर में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है एंगल, आपको ये 60 डिग्री लेना है। तो अब आपको बताना है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बना रही है, पूरी डिस्क की रेडियस आर है, तो ये सेगमेंट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो आपको बताना है। वीडियो आगे देखने से पहले चाहो तो अपने आप ट्राई करके देख लेना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। चलो ठीक है, हम करते हैं, अगर आपसे ना बने तो सोल्यूशन देख लेना। तो सोल्यूशन इसका देखो क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। इसको ज़रा हम 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। देखो असल प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है, जैसे ये एक सेगमेंट हमको दिया गया है, अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी टाइप का एलिमेंट ना लो तो ये बेहतर है, एलिमेंट लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात आ जाएगी। हालांकि होने को तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका देखो एक बताते हैं, ये तरीका है। जैसे फॉरगेट दिस सेक्शन, अगर हम एक काम करें, हम सर्किल का, इस सर्कुलर डिस्क का इतना सेक्टर अगर कंसिडर करें, तो पहले अगर इस सेक्टर का सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाए तो फिर जिसकी बात करी गई थी उसका भी सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा। तरीका हमारा क्या रहेगा, तरीका हमारा ये रहेगा कि इस पूरी ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ऑफ मास हमें पता रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक सेक्शन तो ये है और दूसरा सेक्शन ये है, तो इसको और इसको मिला करके ये पूरी एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इस प्लेट को और इस प्लेट को मिला करके पूरी एक ऑब्जेक्ट बनेगी जो कि यही सेक्टर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता होगा। तो फिर हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू एक्सियम। एक्सियम इस पूरे के लिए और वो हमें पता होगा, तो उसको यूज़ करके हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगुलर सेक्शन है, ट्राइंगुलर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसके सर्किल के जो सेक्टर हमने बनाया था उस सेक्टर का सेंटर ऑफ मास हम लोकेट करते हैं। अब वो कैसे लोकेट करेंगे, मान लो कि ये एक सर्कुलर डिस्क हमने रखी, इसका सेंटर हमने ओरिजिन पर रख दिया और इसके एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये है सेक्टर, इतना सेक्टर। ठीक है, बाकी हिस्से को हम मिटा देते हैं। ओके, तो कंसिडर ओनली दिस सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेक्टर। तो हमने क्या बताया था आपको, ये एंगल कितना है 60 डिग्री टोटल, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, दो तरीके हैं हमारे पास। आपको याद होगा एक क्वेश्चन करवाए थे, इस टाइप का जो सेगमेंट था उसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड किए थे, याद है। तो उसमें हम एक काम करें, इसको ज़रा एज को और पास ले आओ, यहाँ से हटा करके, तो जो रेडियस ए हम लिए थे वो और कम हो गया। अच्छा, थोड़ा और पास ले आओ, तो ए क्या हुआ और कम हो गया। ऐसे पास लाते लाते अगर हम ए को 0 कर देंगे तो जो हम ऑब्जेक्ट आपको बताए थे वो ऑब्जेक्ट इस टाइप के एक सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, हो गई ना। और यही सेक्टर की ही बात चल रही है। वहाँ पर हमने थीटा के टर्म्स में बताया था, ये एंगल थीटा लिया था और वही थीटा यहाँ पर कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट हम डायरेक्टली इस्तेमाल
कर सकते हैं। उसमें हमने एक्सीएम वाईसीएम फाइंड किया था, बस उसमें ए को 0 कर देना, सेंटर ऑफ मास के एक्सीएम वाईसीएम पता चल जाएंगे। उस सेगमेंट को जो हमने ऐसे रखा था तो उसको वैसे ही रखो और इसको पास लाते लाते बिल्कुल ओरिजिन पर ले आओ, इसको यहाँ से हटा दो। तो उसमें जो हमने एक्सीएम वाईसीएम फाइंड किया था ना वो फाइंड कर लेना और उसके बाद आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। एक और तरीका है, बजाय इसके कि हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, कॉपी के पेपर पलट के देखें या फिर उन फार्मूलों को याद रखें, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ फार्मूले है भी नहीं। एक आसान तरीका आपको बताते हैं। तरीका ये है, पहले तो आप एक क्वेश्चन ये समझो, जैसे अगर हम इसमें एक एलिमेंट लेना चाहें, ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है, इस सेक्टर में इस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे और ये जो एलिमेंट्स है ध्यान से देखो, ये सेम थिकनेस की रॉड के जैसे नहीं है। जैसे अभी तक हमने जितने भी स्ट्रिप एलिमेंट लिए हैं सारे के सारे ऐसे थे जिनकी वेट हर जगह पर क्या थी, बराबर थी। लेकिन इसमें से अगर इस टाइप का कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं तो वो ऐसा एलिमेंट बनेगा कि उसकी वेट सब जगह पर सेम नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम का भी हमारे पास एक आसान सा हल है, सोल्यूशन है हमारे पास। अभी जो ट्रायंगुलर प्लेट का बताए थे ना, उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे और अगर ना भी करें तो उसके बगैर भी आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इस टाइप का कोई अगर रॉड हो, कोई एक स्ट्रिप हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हमें आना चाहिए। जैसे ये एक मान लो स्ट्रिप है इस टाइप की, क्योंकि हम इसमें जो एलिमेंट लेने वाले ना सेक्टर में वो इसी टाइप का एलिमेंट होगा। ये स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप का ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ये है मान लो डी थीटा और इसकी ये लेंथ चाहे आर मान लो या एल मान लो, चलो हम कहते हैं ये लेंथ आर है। अब चूंकि ये डी थीटा बहुत पतला है तो ये चाहे तुम सर्कुलर मानो या स्ट्रेट एज मान लो, एक ही बात है। और इसको चाहे ऐसा पूरे प्रॉपर तरीके से घुमा हुआ मानो या सीधा वर्टिकल मान लो, उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत पतली है। तो ये जो लाइन आप बनाओगे ना, ये थोड़ा सा घुमा हुआ तिरछा इस टाइप का बने या फिर डायरेक्ट इसको वाई एक्सिस के पैरेलल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुमने डायरेक्टली इसको वाई एक्सिस के पैरेलल मान लिया, तब देखो ये क्या चीज़ बन गई, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट बन गई, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट इस टाइप की। बस ये कि एंगल इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। अब ये जो भी हो, हमें इसकी ये डायमेंशन बताए और ट्रायंगुलर प्लेट में आपको बताए थे हम कि जितनी ये डायमेंशन है उसका 1/3 ये होता है, इसका मतलब 2/3 ये होता है कि नहीं। तो ट्रायंगुलर प्लेट का अगर तुम डायरेक्ट फंडा लगाओगे तो देखो क्या होगा, ये रहा सेंटर ऑफ मास। अब बता दो डायरेक्ट, बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा पूरी लेंथ r का 2/3, 2r/3 हो गया। तो इस एलिमेंट का एक्सीएम हमें डायरेक्ट मिल गया, वाईसीएम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके लिए ये एक्सीएम है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास की डायरेक्ट इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है, क्योंकि ये सारी लाइंस ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो, हमें ट्रायंगुलर प्लेट का फंडा इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर इस टाइप की कोई स्ट्रिप हो, इस टाइप की, एक किनारे पर जाकर के वो थोड़ी सी मोटी हो गई, यहाँ पर एकदम ज़ीरो थिकनेस उसकी हो गई, और ये एंगल जो भी हो लीनियर मैनर में इस तरीके से ये दोनों स्ट्रेट एज होनी चाहिए, स्ट्रेट एजेस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी जो भी टोटल लेंथ होगी, एल लिखो या आर लिखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वर्टेक्स से, इस एंड से 2r/3 पर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे इसको करने का एक तरीका और भी बता दें, अगर जानना चाहो तो ये लो, देखो ये हमने रखा इस एलिमेंट को यहाँ पर XY प्लेन में, और ये लिया हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, ये है स्मॉल r और इसकी ये विड्थ है dr। अच्छा, ये अगर d थीटा है तो बताओ इसकी ये लेंथ कितनी बनेगी, ये स्मॉल r है, ये एंगल है
थीटा लिख दिया गलती से हम, ये डी थीटा एंगल है। हाँ, तो ये बन जाएगा आर डी थीटा। इसकी ये लेंथ बनेगी आर डी थीटा और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? डी आर से। तो इस एलिमेंट का एरिया कितना बनेगा? ये इसका एरिया हो गया इनटू मास पर यूनिट एरिया, ये इसका मास हो गया। और ये एलिमेंट बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा सा ना, तो एक छोटा सा पार्टिकल के जैसा है। तो बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? वो आर के ही बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स इंटू डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन, वो हम लगा देंगे। और ये जो एक्स बता रहे थे कितना है, ये एक्स खुद आर के ही बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, इससे तुम्हें इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखो एलिमेंट इस तरीके से आगे जा रहा है। एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सर्कुलर आर्क एलिमेंट्स, वो आगे जा रहे हैं। तो वो आगे जा रहे हैं, तो ये स्मॉल आर है जो चेंज हो रहा है। तो स्मॉल आर इज द वेरिएबल, डी थीटा इज नॉट द वेरिएबल, थीटा इज नॉट द वेरिएबल। एक गिवन स्ट्रिप के लिए ये एंगल डी थीटा जितना है सो उतना है, वो तो फिक्स है ना। तो डी थीटा कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। ये बाहर आएगा, ये डी थीटा बाहर आएगा, ये डी थीटा बाहर आएगा, सिग्मा भी बाहर आएगा, ये लो आ गया बाहर। और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? आर क्यूब बाई 3। और इधर ये क्या है? आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। ये आ गया 2/3 इंटू आर। लिमिट रख दो, वैसे ऊपर नीचे दोनों पर हमें अलग अलग लिमिट रखना चाहिए थी, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। ये लेंथ टोटल कितनी है? रेडियस कैपिटल आर। सो दिस इज 2r/3। ये इतना बन गया। ये वही रिजल्ट है जो हम आपको डायरेक्ट ट्राइंगुलर प्लेट का फंडा इस्तेमाल करके बताए थे। तो ये 2r/3 हमें एक्सीएम का वैल्यू मिल गया। सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है उसका ये एक्सीएम 2r/3 बनेगा। और वाईसीएम कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और जितना ये है उतना ही ये भी होगा, करीब करीब, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत पतली है। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया कि इस टाइप का जो एलिमेंट होगा उसके जीरो थिकनेस वाले एंड से 2r/3 पर रहेगा सेंटर ऑफ मास। अब हम इस पर आते हैं, सेक्टर पर। देखो इस सेक्टर का आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। हमने क्या करा, इसको इस तरीके से रखा है कि इसमें आधा एंगल 30 डिग्री ऊपर है और इसका आधा एंगल 30 डिग्री नीचे है। तो इसका जितना हिस्सा आधा ऊपर है वैसे ही आधा हिस्सा नीचे है। तो सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर पड़ेगा। इसका मतलब वाईसीएम कितना हो जाएगा? 0। तो हमें फाइंड करना है केवल एक्ससीएम। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। ये लिया हमने उसी टाइप का एलिमेंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये एलिमेंट हमने लिया, इसका ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये बनेगा डी थीटा, और मान लो कि ये एंगल है थीटा। तो पहले तो इस एलिमेंट का मास लिखो। एलिमेंट का मास बनेगा ½ r² इंटू डी थीटा। ये इसका एरिया हो गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ½ r²। सर्किल के किसी सेक्टर का एरिया यही होता है, ½ r² इंटू एंगल, और ये एंगल है डी थीटा। एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास पर यूनिट एरिया से, ये हो गया एलिमेंट का मास। अब देखते हैं कि इस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास कहां पर है। कुछ इस टाइप का ये एलिमेंट है और ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। अभी आपको बताए थे कि इसकी जो रेडियस है उस रेडियस का 2r/3 डिस्टेंस पर यहां से ये डिस्टेंस रहेगी। हमें फाइंड करना है व्हाट इज x एंड व्हाट इज y फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब सोचो कि ये 2r/3 है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 2r/3 इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2r/3 इंटू साइन थीटा। तो एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x इतना हो गया, y कोऑर्डिनेट y इतना हो गया। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ती तो इस्तेमाल कर लेते, हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस सी व्हाट इज एक्ससीएम। x की वैल्यू हम रख देते हैं 2
ये वैल्यू हमने रख दी, और डी एम कहाँ गया, ये रहा डी एम। डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। सो सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आकर के ये सब कैंसिल हो गए। तो नीचे में सिंपली 1 का इंटीग्रेशन है थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा की हमें लिमिट रखना होगी। ऊपर में देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है थीटा के रेस्पेक्ट में, और ये 2r/3 बाहर आ जाएगा। तो हमें एक्सियम मिल रहा है 2r/3 तो बाहर आया। अब पहले ये बता दो थीटा की लिमिट्स क्या लोगे। देखो अगर हमें ऊपर वाले आधे हिस्से के लिए केवल करना होता, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सियम फाइंड करना होता, तो हम लेते थीटा 0 से लेकर 30 डिग्री तक। लेकिन ऊपर में भी 30 है, नीचे में भी 30 है, तो अगर ऊपर के एंगल को प्लस बोल रहे हो तो नीचे के एंगल को माइनस बोलना पड़ेगा। तो इसको आप -30 से +30 तक इंटीग्रेट करोगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो एक और आसान तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका। जैसा ये ऊपर का आधा हिस्सा है वैसे ये नीचे का आधा हिस्सा है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर पड़ता है, ये देखो इतने हिस्से का सेंटर ऑफ मास जहां भी पड़ेगा तो बिल्कुल उसी के नीचे इसका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, है ना। मतलब उसके लिए जितना एक्सियम आएगा उतना ही एक्सियम इसके लिए भी आएगा। अब अगर इसको हमें पूरी बॉडी का चाहिए तो इसको हटा करके हम एक पार्टिकल यहाँ पे रखेंगे, और इसको हटा करके हम एक पार्टिकल यहाँ पर रखेंगे। अब जब ये इस तरीके से 2 बराबर मास के पार्टिकल्स रखोगे तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का बिल्कुल इनके बीच में आएगा, मतलब वो इसी लाइन पर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। अब जरा सोचो कि अगर दोनों को मिला करके सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आना है और एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है जो कि इसके ठीक ऊपर है, वर्टिकल लाइन पर तीनों है, तो इसका मतलब अगर हम इस आधे हिस्से का एक्सियम फाइंड करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और उसका एक्सियम फाइंड करते, तो ये एक्सियम वही होता जो कि इस पूरे के लिए होता। ठीक है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर -30 से +30 में कंफ्यूजन हो, कभी कभी कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ हो जाती है, कुछ लफड़े फंस जाते हैं। मतलब आप फिजिक्स के हिसाब से तो कुछ कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिकल जो आपने फंक्शन बनाया इंटीग्रेशन करने के लिए, उसमें कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती, मालूम पड़ा tan थीटा आ गया और आप इंटीग्रेट करने चल दिए आंखें बंद करके 0 से लेकर 120 डिग्री तक, पता और बीच में क्या है वो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, 90 डिग्री पर वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम बीच में आ चुकी है। तो आंखें बंद करके इस टाइप की चीज़ें नहीं करी जाती। मैथमेटिक्स जब आप करो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इसमें 0 से 30 डिग्री तक लेने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और ये डिग्री नहीं, क्योंकि ये एंगल बनने वाला है यहाँ पर, तो हम इसको रेडियन में रख देंगे π/6। 0 से π/6 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो हमारा आंसर आने वाला है 2r/3 और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट रखो sin π/6 1/2 और sin 0 is 0। नीचे में 1 का इंटीग्रेशन थीटा बनेगा, लिमिट रखने के बाद ये π/6 बन जाएगा। तो ये आ गया 2r/π। और ये 2r/π किसी और से मैच कराने की कोशिश मत करना। ये 2r/π कोई और भी चीज़ होती है, तुम्हें याद होगा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इतनी ही डिस्टेंस पर होता है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ इस वजह से आया है कि एक स्पेशल एंगल की वैल्यू ली गई है, 60 डिग्री ली गई है, उस सेक्टर की बात हो रही है, इसलिए ऐसा आ रहा है। 60 के अलावा कुछ भी और लोगे ना तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो हमें ये एक्सियम मिल गया, और ये एक्सियम हमने किसके लिए निकाला, केवल इतने हिस्से के लिए। और ये सिर्फ इतने हिस्से के लिए नहीं है, बल्कि ये इस पूरे के लिए है, क्योंकि वैसी एक्सियम इसका भी आएगा और दोनों मिलाने के बाद भी एक्सियम वहीं पर उनके बीच में पड़ेगा, तो वो एक्सियम उतना ही रहेगा। अब जा करके अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कुछ भी नहीं हुई है, मतलब 50% सॉल्व हुई है, अभी हम उसका सिर्फ एक हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें देखो एक्सियम मिल गया कितना, 2r/π। अब इसका आगे चल करके हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे चलो देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि एक सर्कुलर डिस्क का ये एक सेक्टर था, और हमने ये पता कर लिया
कि बिल्कुल बीच वाली लाइन पर इस पूरे सेक्टर की अगर बात करी जाए तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर पड़ रहा है, 2r/π, इतनी डिस्टेंस पर। अब देखो अगर हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको हम y एक्सिस मान लें तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 2r/π, 0 पर। ये हमें सेक्टर का मिल गया। अब हमें ट्राइंगल का और पता करना पड़ेगा और वो बहुत आसान है। ट्राइंगल के बारे में आपको बता चुके हैं। अब देखो हम देखते हैं ज़रा ट्राइंगुलर प्लेट, उसका अगर हमें और मिल जाए तो फिर हमें इसका मिल जाएगा। तो ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो ये कितना है r, ये कितना है 30 डिग्री। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये बन जाएगा r cos 30, इतना बन गया। ठीक है, अब ज़रा सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट को देखो। अभी बताए थे ना, अगर ये साइड लेंथ हमें पता हो तो इस प्लेट का जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके लिए ये जो डिस्टेंस बनेगी वो साइड लेंथ की 2/3 होगी। तो इसका अगर हम 2/3 कर दें तो ये बनेगा r/√3। तो लेट अस कंसिडर ओनली दिस ट्राइंगुलर प्लेट। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इतने हिस्से की बात करें, सेंटर ऑफ मास जो है उसकी ये डिस्टेंस, ये हमें पता है, ये है r/√3। और जैसे इसका सेंटर ऑफ मास हम बोले वैसे ही इस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास इसके ठीक नीचे यहाँ पर होगा और उसके लिए भी ये डिस्टेंस इतनी ही बनेगी। अब अगर इन दोनों को हम m और m मास के पार्टिकल से रिप्लेस करें और 2 पार्टिकल का सिस्टम बनेगा तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। मतलब इस पूरी ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये बनेगा और वो इस वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पर है, r/√3 डिस्टेंस पर है। बस अब हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन उसमें अभी एक प्रॉब्लम और भी है। प्रॉब्लम ये है कि ज़रा सा हमें थोड़ा सा एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कंसंट्रेट करने वाले हैं किस पार्ट को, वो तो हमें उसका मास कितना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कहाँ पर करेंगे वो हमें पता चल चुका है। देखो ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है इसका अगर मास m2 है तो इसको हम कहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, अभी लिखे थे हम r/√3 पर, r/√3, 0 पर। और ये जो सेक्टर है ना, यही मेन प्रॉब्लम थी। इस सेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई आपके सामने, बहुत कुछ आपको समझ में भी आया। तो इस सेक्टर का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें पता करना है। वो भी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर देखो होगा, बिल्कुल बीच में कहीं पर होगा। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर सपोज दैट x2, 0, ये x1, y1 है, वो x2, y2 है। और दोनों के मिलने से जो पूरा सेक्टर बनेगा उस सेक्टर का सेंटर ऑफ मास ये हमें मिल चुका है 2r/π पर है, बीच की लाइन पर इस वर्टेक्स से 2r/π डिस्टेंस पर। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मास हमें और फाइंड करना है और वो मासेस जो होंगे वो एरिया के प्रोपोर्शनल होंगे। हम चाहे तो सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मास डेंसिटी मान सकते हैं। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हम चाहे तो अच्छा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसका एरिया है हाफ इंटू दिस हाइट और ये अभी हम कितना फाइंड करते हैं, r cos 30, r√3/2, r cos 30, r√3/2 इंटू ये हो जाएगा r sin 30, मतलब कि r/2। बल्कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, ये 60 है तो ये सब, ये भी 60, ये भी 60, तो इक्विलैटरल हो जाएगा। तो ये r है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, r के ही बराबर होगा। तो इनफैक्ट वो जो इक्विलैटरल वाला हमारा फार्मूला होता है ना, इधर देखो ये 60 है तो ये 60 और ये 60, तो डायरेक्ट हम साइड लेंथ इसकी r हो जाएगी और √3/4r इसका डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो A1 ये बन गया √3/4, देखो इससे भी वही आ रहा है, ये इसका एरिया हो गया। अच्छा अब ये जो सेगमेंट है, इतना सेगमेंट, इसका हमें एरिया चाहिए। इसका एरिया बनेगा इस पूरे का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। लेट अस से दिस इज A2, तो पूरे का एरिया कितना है, हाफ r² इंटू थीटा, थीटा है 60 डिग्री मतलब π/3, और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो ट्राइंगल के एरिया को।
ठीक है, ये आ गया A2। अब A2 को हम मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं, M2 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। M2 बन जाएगा सिग्मा से मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए ये बन गया M1। M1 है ट्रायंगुलर प्लेट का मास और M2 है इस सेगमेंट का मास। दोनों को मिला करके बनेगा डिस्क का ये सेक्टर। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। पूरी ऑब्जेक्ट जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट है, जो इसके और इसके मिलने से बनी, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है XCM और वो है 2r/π, और ये बनेगा M1 इंटू x1। M1 फॉर द ट्रायंगुलर प्लेट, M1 हमें पता है, और इसका अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो r/√3, 0 पर है। सो M1 इंटू r/√3 प्लस M2 इंटू और M2 ये है x2, 0 पर। ये है असल प्रॉब्लम वाली चीज़ जिसने हमको इतनी प्रॉब्लम में डाला, है ना। तो ये लो आंसर आ चुका है। M1 M2 की ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे रख देना, और ये देखो ये हमें पता है, तो ये सॉल्व करने पर हमको x2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हमने एक पेपर पर XY प्लेन बनाया और उसमें हमने एक कर्व बनाया। ये कर्व गिवन है y = sin x, और इसमें हमने एक लाइन बनाई पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन हमने ऐसी बनाई है कि ये इसके टॉप पॉइंट से पार हो रही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से, ऐसी लाइन बनाई। अब इस लाइन और इस कर्व के बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया है उसको हमने एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की इंक से पेंट कर दिया। तो जो पेंटेड एरिया है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो अपने आप ज़रा ट्राई करना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है y = sin x और ये वो लाइन है जिसकी बात करी जा रही है। अच्छा देखो ये पॉइंट हमें पता है, ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा π/2। इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/π/2, और ये ओरिजिन से पार हो रही है। तो y = mx इस टाइप की एक लाइन है और स्लोप है इसका 1/π/2, मतलब कि 2/π। सो 2/π × x, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। बाकी इस कर्व का हमें पता है, दिस इज y = sin x। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे इस टाइप का हमने एक पतला सा एलिमेंट लिया है, एक पतली सी स्ट्रिप है ये। अब इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है मान लो dx, और इसका ये डिस्टेंस है x ओरिजिन से। तो इस स्ट्रिप एलिमेंट का हमें फाइंड करना होगा मास। मास के लिए हमें इसका एरिया पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो अगर ये x है तो बताओ ये y कितना होगा, 2x/π लाइन के इक्वेशन के हिसाब से, और ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी sin x, है ना, इस कर्व के हिसाब से। तो बताओ ये लेंथ कितनी हो गई ये हो गई sin x - 2x/π, ये लेंथ इतनी हो गई। फिर इसकी जो विड्थ हमने ली है वो dx ली है, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ये लो, ये इसका एरिया आ गया, और इसी एरिया को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर मास पर यूनिट एरिया से, तो ये मिल गया हमको एलिमेंट का मास। मास पर यूनिट एरिया है सपोज दैट सिग्मा, kg/m², उस पर हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो ये जो एलिमेंट है इसका अपना जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पॉइंट पर होगा, क्योंकि ये एक पतली सी रॉड के जैसा है, तो मिड पॉइंट पर होगा। मिड पॉइंट का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब जो टोटल इसकी हाइट है ये लिखी हुई है, इस टोटल हाइट का आधा कर दो तो वो आपको ये मिल जाएगा,
है ना। इसका आधा कर दो, ये मिल गया। और ये जो वैल्यू है ना, ये इसमें ऐड कर दो, तो तुम्हें इसके सेंटर ऑफ मास का ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो y कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं 2x/पाई, इसमें हमने ये आधा इतना हिस्सा ऐड किया, ये आधा और ये कैंसिल हो गया। ये हमको इतना मिल रहा है। अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट वो तो x हो जाएगा, तो एलिमेंट का अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो बनेगा x, यहां पर बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट का मास फाइंड कर लिया है, उसके x, y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, उसका x कोऑर्डिनेट x है और उसका y कोऑर्डिनेट ये रहा। चलो अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं। xcm क्या बनेगा, xdm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। अच्छा, x तो x है, ये देखो x तो x है, बाकी dm क्या है, सिग्मा इंटू dA। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन दोनों x के रेस्पेक्ट में होने वाले हैं, और ये एलिमेंट यहाँ तक जाएंगे तो x चेंज होगा 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। अब इस इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बनेगा, ये x है, x² 2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। बाकी ये देखो माइनस x² बनेगा तो x³ 3 हो जाएगा, और x साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला लगा के, है ना, x इंटू साइन एक्स, तो दैट विल बी x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव इंटू साइन का इंटीग्रल एंड देन उसका फिर से इंटीग्रल। तो बाई पार्ट्स करके आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद लिमिट रख देना, xcm आ जाएगा। अच्छा, अगर हम ycm लिखते तो लेट अस सी ycm क्या बनता। dm तो वैसे ही रहता डिनोमिनेटर में, है ना, सिर्फ ये चेंज होता ऊपर में जो न्यूमरेटर है y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, वो इतना है। तो y कोऑर्डिनेट इंटू dm, और dm ये पूरा लिखा हुआ है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये dm है, ठीक है, 0 से π/2 तक। तो ये बन जाएगा ycm। अगेन यू कैन फाइंड इट, ये तो वैसे ही होगा, बाकी इसको ज़रा आप देख लो, सिग्मा तो ख़त्म हो जाएगा, और देखो क्या होगा, x इंटू साइन एक्स, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं हम बाई पार्ट्स फार्मूला लगा के, x इंटू एक्स, x² का डायरेक्ट हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करके बना करके हो जाएगा, और अगेन साइन एक्स इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा बाई पार्ट्स, है ना, दोनों को मिला लेना, x साइन एक्स के दो जो टर्म बनेंगे वो आपस में मिल जाएंगे। सो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लिमिट रख करके वी कैन फाइंड xcm। अब देखो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने आप आपको करना है, अपना दिमाग खुद लगाना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन ये है कि हमने एक यूनिफॉर्म थिकनेस की लाइन बनाई, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की इंक से एक कर्व बनाया, दो कर्व बनाए इनफैक्ट एक्स वाई प्लेन में। एक कर्व तो ये है y इक्वल टू 2 साइन एक्स, और दूसरा कर्व ये है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके, डेंसिटी सब जगह पर आप इस कर्व की और इस कर्व की डेंसिटी ले सकते हैं लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। तो इस पूरी कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये आपको फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक वायर को बेंड करके
हमने कुछ इस तरीके से उसकी बेंडिंग करी है कि उसके 3 सेगमेंट हैं और तीनों सेगमेंट मिलकर के एक क्लोज लूप बना रहे हैं और वो तीनों सेगमेंट अपने आप में 1/4 ऑफ ए सर्किल हैं, जिनमें से हर एक की रेडियस है कैपिटल R और सबका मास बराबर है। और वो ऐसे क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है कि वो जिन प्लेन्स में पड़ रहे हैं वो तीनों प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये लूप क्लोज लूप कुछ इस टाइप का है। इसका एक ये सर्कुलर पार्ट है क्वार्टर ऑफ ए सर्किल, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये XY प्लेन में है। दूसरा YZ प्लेन में है, इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, ये YZ प्लेन में, इसका भी सेंटर ओरिजिन पर है। और तीसरा पार्ट, तीसरा सेगमेंट ये XZ प्लेन में है, ये भी सर्कुलर है और इसका भी सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी भी रेडियस R है। अब एक ही यूनिफॉर्म वायर से इन तीनों को बनाया गया है। तो ये पूरा जो क्लोज लूप बना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ये आपको बताना है। वीडियो को रोककर अपने आप ट्राई करना। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये बहुत सिंपल है। देखो ये तीनों बराबर साइज के हैं, तो अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा और इसका भी मास m होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरी बात, ये आपको एक क्वेश्चन करवाया था हमने कि इस टाइप का अगर क्वार्टर ऑफ ए सर्किल हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π, 2r/π पर होता है। तो ये जो सेगमेंट है इसको हटा करके हम इसको पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे। अगर इसका मास m है तो इसका भी m होगा और इसका भी m होगा। तो इन तीनों को हटाएंगे और सेम मास m के 3 पार्टिकल्स हम रखेंगे। इसको हटा करके एक पार्टिकल रखेंगे XY प्लेन में, इसको हटा करके एक पार्टिकल रखेंगे YZ प्लेन में और इसको हटा के रखेंगे XZ प्लेन में एक पार्टिकल। अब जैसे इसकी अगर हम बात करें तो y है और z है, तो y कोऑर्डिनेट होगा 2r/π, z कोऑर्डिनेट होगा 2r/π और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये YZ प्लेन में है। इसी तरीके से जब हम इसको हटाएंगे तो x कोऑर्डिनेट 2r/π एंड z कोऑर्डिनेट दिस इज ऑल्सो 2r/π और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। फिर ये जो पार्ट है XY प्लेन में, इसको जब हम हटा करके पार्टिकल रखेंगे तो 2r/π एंड 2r/π, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये दोनों बनेंगे 2r/π और z कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, m मास का एक पार्टिकल रखा जाएगा, यहां पर दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट पर और तीसरा पार्टिकल सेम मास का ठीक है। ये 3 पार्टिकल्स हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में रखे हैं। इन तीनों का हमें x1 y1 z1 पता है, इनके मासेस पता है। नाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली ठीक है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो XY प्लेन में एक हमने सेमी सर्कुलर रिंग रख दी। XY प्लेन में एक सेमी सर्कुलर रिंग रखी हुई है। सेमी सर्कुलर रिंग वायर की बनी हुई, रेडियस इसकी R है और एज ए फंक्शन ऑफ थीटा द लीनियर मास डेंसिटी इज चेंजिंग लाइक दिस k थीटा। जैसे जैसे और ये थीटा रेडियन में है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा लीनियर मास डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो हमें फाइंड करना है और हमें एक्चुअल में जो फाइंड करना है ना, अब एक्सियम वाईसीएम दोनों फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर बढ़ जाएगा, बीच में ऐसा नहीं है, क्योंकि थीटा के बढ़ने के साथ साथ लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये हल्का मास होगा इधर, यहाँ पर भारी मास और ज़्यादा भारी और ज़्यादा भारी, और इस आधे का जो मास होगा ना वो इस आधे से ज़्यादा होगा। तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं बल्कि इधर खिसक करके आएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हमें एक्सियम वाईसीएम दोनों फाइंड करना है। आप देख लेना, एक्सियम नेगेटिव आएगा, वाईसीएम पॉजिटिव आएगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो जनरल तरीका वही अप्लाई करेंगे। एक एलिमेंट लिया हमने, अगर वो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, तो लेंथ इसकी हो जाएगी आर डी थीटा, तो इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये इसका मास हो गया। देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर है इसका। ये बनेगा, ये है आर, ये थीटा, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। सो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स सी एम हम लिखेंगे, एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, एक्स है आर कॉस थीटा, एक्स इंटू डी एम, डी एम ये रहा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, एक्स डी एम अपॉन डी एम, इनके इंटीग्रेशंस। और थीटा कहां से कहां तक चेंज होगा, जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। देखो सिंपल इंटीग्रेशन है, के आर बाहर आएगा, के आर बाहर आएगा, कैंसिल होगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा स्क्वायर बाई 2 लिमिट रख देना। और इधर देखो ये थीटा कॉस थीटा है, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, थीटा फर्स्ट फंक्शन, कॉस थीटा सेकंड फंक्शन। वो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल। देखो हम जरा लिख देते हैं, इन केस अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस कॉस थीटा। तो अगर आपको जरूरत पड़े थीटा कॉस थीटा के इंटीग्रेशन की, तो ये लिखा हुआ है, वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। उसके बाद लिमिट रख देंगे, जो आना है सो आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, व्हाट अबाउट वाई सी एम, चेक कर लेना नेगेटिव आएगा। हाँ वाई सी एम का क्या करेंगे, बस ये वाई इस्तेमाल होगा एक्स की जगह पर, वाई डी एम अपॉन डी एम और इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आर साइन थीटा। बस अब आपको थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसी तरीके से, ठीक है, वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी।